Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome to my channel. Thought of the day is focus on where you want to go, not on what you fear. So, try to overcome your fears to achieve success. So, topic of the day is P block elements group number 15 and the topic is allotropes of phosphorus and oxoacids of phosphorus. This topic is from class 12th. So the first topic is comparison between white and red phosphorus. So white phosphorus और red phosphorus में क्या क्या similarities हैं, क्या क्या differences हैं, अभी हम वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अगर बात करें नेचर की तो white phosphorus एक सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड होता है, whereas जो red phosphorus है that is brittle पाउडर फॉर्म में होता है और ये होता है हमारा सॉलिड शेप में, दैट इज सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड. अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की तो व्हाइट फॉस्फोरस इनसॉल्युबल है वाटर में, सिमिलरली जो रेड फॉस्फोरस है वो भी वाटर में इनसॉल्युबल है, दोनों ही वाटर में डिजोल्व नहीं होते. उसके अलावा अगर बात करें कार्बन डाइसल्फाइड की तो व्हाइट फॉस्फोरस उसमें सॉल्युबल है बट रेड फॉस्फोरस उसमें भी सॉल्युबल नहीं है. नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी तो व्हाइट फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव वेयर एज रेड फॉस्फोरस इज लेस रिएक्टिव. और अब बात करेंगे स्टेबिलिटी की तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी उतनी ही वो ज़्यादा अनस्टेबल होगी और जो चीज़ जितनी ज़्यादा कम रिएक्टिव होगी उतनी ही वो ज़्यादा स्टेबल होगी. तो इसीलिए यहाँ पे वाइट फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव होने के कारण अनस्टेबल है और रेड फॉस्फोरस लेस रिएक्टिव होने के कारण ज़्यादा स्टेबल है. और यही रीज़न है बहुत से कंपाउंड्स जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो स्टेबल होते हैं. केमिस्ट्री में हम स्पेशली बताते हैं आपको, इसका रीज़न यही रहता है जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा वो अनस्टेबल होगा क्योंकि वो फटाफट रिएक्शन करके कुछ और नया प्रोडक्ट बना देगा. पर जो जितना ज़्यादा लेस रिएक्टिव होगा उतना ही वो प्रोडक्ट बनाने में टाइम ज़्यादा लगाता है क्योंकि वो स्टेबल होता है. उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की एग्जिस्टेंस की, वाइट फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेयर एज जो रेड फॉस्फोरस है वो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. वाइट फॉस्फोरस डार्क में ग्लो करता है बट रेड फॉस्फोरस ग्लो नहीं करता. अगर हम बात करें, हमें चेक करना हो हमारे पास वाइट फॉस्फोरस है कि रेड फॉस्फोरस है, हम डार्क रूम में रख देंगे, अगर वो ग्लो करेगा तो वो वाइट फॉस्फोरस, अगर वो ग्लो नहीं करेगा तो वो रेड फॉस्फोरस होगा. उसके बाद अगर हम रिएक्शन की बात करें तो अगर हम फॉस्फोरस को NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, तो अगर उसमें फॉस्फीन इवोल्व हो रही है तो वो वाइट फॉस्फोरस है और अगर कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा तो फिर से वो रेड फॉस्फोरस हो गया. वाइट फॉस्फोरस पॉइजनस नेचर का होता है वेयर एज जो रेड फॉस्फोरस है दैट इज़ नॉट पॉइजनस. अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले स्ट्रक्चर है वाइट फॉस्फोरस का. बिकॉज मैंने आपको बताया वाइट फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये स्ट्रक्चर रहता है वाइट फॉस्फोरस का, दैट इज़ P4. अब रेड फॉस्फोरस पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है तो जो ये बॉन्डिंग एक रहती है फॉस्फोरस की सेंटर वन, ये बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है यहाँ से और एक बॉन्ड इस तरह फॉर्म होता है और एक बॉन्ड इस तरह फॉर्म हो जाता है और सेंटर वाला ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इस तरह से पॉलीमेरिक लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स कंबाइन कर जाती हैं P4 की टू फॉर्म द रेड फॉस्फोरस. अब हम बात करेंगे ब्लैक फॉस्फोरस की तो ब्लैक फॉस्फोरस हमारे पास उसका स्ट्रक्चर इस तरह रहता है जैसे कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं हेक्सागन शेप, वैसे यहाँ पे 6 फॉस्फोरस रहते हैं और ये ऐसे 3 डायमेंशनली आगे ज्वाइन होते रहते हैं. इस तरफ फिर ऐसी ही चेन चलेगी तो हर डायरेक्शन में ऐसी ही चेन चलती है ऑफ हेक्सागन विद द फॉस्फोरस एटम्स और हर फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाएगा. तो ये है स्ट्रक्चर ब्लैक फॉस्फोरस का. ये कब बनता है? जब हाई प्रेशर होता है और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है ग्रेफाइट के साथ एज वेल एज अपीयरेंस प्रॉपर्टीज सब कुछ सिमिलर होता है, इसीलिए ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था तो ब्लैक फॉस्फोरस इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फीन की तो ये स्ट्रक्चर हम पहले भी कर चुके हैं पीएचडी की फॉर्मेशन. सबसे पहले सेंट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे और देन हम स्ट्रक्चर बना लेंगे पीएचडी का. जो ये लो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे काम करेंगे एज अ लोन पेयर. बेसिकली हम डिस्कस करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस और ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस. तो नाम से ही पता लग रहा है कि ऑक्सीजन के साथ फॉस्फोरस की बॉन्डिंग होगी तो ऑक्सो एसिड्स बनेंगे या फिर ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस बनेंगे. इससे पहले लेक्चर में हमने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डिस्कस किए थे जिसमें हमने ओस्वाल्ड प्रोसेस पढ़ी थी. अब मैं इसमें आपको बताऊंगी ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, उनके क्या स्ट्रक्चर्स रहते हैं, क्या उनकी ऑक्सीजन स्टेट होती है और क्या उनकी नेचर है. सबसे पहले ये कुछ आपके पास ऑक्सो एसिड होते हैं H3PO2, H3PO3, H4P2O6, H3PO4, H4P2O7 एंड HPO3. अब ये है एक टेबल जिसमें मैंने
आपको बताया है कि हर एसिड का फॉर्मूला क्या है, उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी, उसकी बेसिसिटी क्या है और उसका नाम क्या है। तो हर एसिड के लिए फॉर्मूले के लिए हमें अलग से ऑक्सीजन स्टेट निकालनी पड़ेगी और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका वही है जो हम पहले भी बहुत लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो सेंट्रल एटम के लिए आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालनी होगी और उससे आपके पास ये डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट आ जाएंगी और इनकी बेसिसिटी हम बताते हैं वाया द अवेलेबिलिटी ऑफ द OH बॉन्ड और उससे इसके नाम आ गए। और उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो ऑक्सो एसिड्स में सबसे पहला स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे H3PO2 का। इसका नाम रहता है फॉस्फीन एसिड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड और इसका स्ट्रक्चर होता है H3PO3 का। सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, सबसे पहले आप इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे तो आएगी +1। उसके बाद आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 रहती है, तो आपको 5 बॉन्ड बनाने हैं और आपके पास 3 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, 3 बॉन्ड बना देंगे हाइड्रोजन के साथ और साथ में हमारे पास 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन किसी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगी और एक जो डबल बॉन्ड बचा ऑक्सीजन का वो यहाँ पे बन गया। तो ये स्ट्रक्चर बन गया आपका H3PO2 का। और ये है मोनोबेसिक क्योंकि इसके पास एक ही OH बॉन्ड है प्रेजेंट, तो ये इसकी बेसिसिटी बताएगा। अगर हम बात करें H3PO3 की तो ये है फॉस्फोनिक एसिड और फॉस्फोरस एसिड। इसमें हमारे पास H3PO3 है तो एक ऑक्सीजन और ऐड हुई है जिसके कारण यहाँ पे आप एक OH और लगा लोगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर सिमिलर रहेगा। अब यहाँ पे 2 OH आ गए हैं जो अवेलेबल हैं जिसके कारण ये दोनों हाइड्रोजन इजीली जा सकते हैं, तो ये बन गया डाइबेसिक। अगला स्ट्रक्चर है H3PO4। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करने हैं। अगर आपको कोई फॉर्मूला आ रहा है आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं, सबसे पहले आपको चेक करना होगा सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा रहेगा, जो सिंगल एक एटम होता है जनरली, या जो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, सबसे कम नंबर में प्रेजेंट हो, वो होता है आपका सेंट्रल एटम। यहाँ पे ये सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस। उसके अलावा आपके पास H3PO4 में 3 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। तो अगर हम देखें हमें फॉस्फोरस के साथ 5 बॉन्ड बनाने हैं और हमारे पास तो 7 एटम्स है जिसके कारण 7 बॉन्ड बनेंगे। अब इसका मतलब 7 बॉन्ड तो बन नहीं सकते, हमें बनाने हैं 5 बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड बन जाएगा। 3 हाइड्रोजन के साथ अगर हम 3 ऑक्सीजन लगा दें H3O3, ये तो फिक्स हो चुके हैं तीनों। अब बची एक ऑक्सीजन और फॉस्फोरस को 2 बॉन्ड और बनाने हैं। तो उस ऑक्सीजन के साथ फॉस्फोरस क्या करेगा कि डबल बॉन्ड बना लेगा और स्टेबल हो जाएगा और ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसकी आप ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे तो वो आएगी +5 और ये स्ट्रक्चर है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का। अगला स्ट्रक्चर है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। इसका क्या है H4P2O6। अब यहाँ पे 2 हो गए सेंट्रल एटम, तो बाकी सारा आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रल एटम ड्रॉ करोगे, 2 फॉस्फोरस, उसके बाद देखोगे हाइड्रोजन 4 है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो। 2 हाइड्रोजन इस फॉस्फोरस के लिए, 2 हाइड्रोजन इस फॉस्फोरस के लिए, 3 ऑक्सीजन इसके लिए रहेंगे और 3 ऑक्सीजन इसके लेंगे, जिसके कारण इसको एक डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा और 2 सिंगल बॉन्ड। सिमिलर यहाँ पे और एक सेंट्रल एटम में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि फॉस्फोरस में मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं हो पाती। और यहाँ पे जो फॉस्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट आएगी वो +4 आएगी और यहाँ आपको ये 2p लेने पड़ेंगे क्योंकि 2 फॉस्फोरस है। इस तरह से हमारे पास ये भी स्ट्रक्चर हो गया। अब है हमारे पास H4P2O7 का स्ट्रक्चर। तो हमारे पास एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ रही है, लास्ट वाले स्ट्रक्चर में O6 था, अब O7 है, तो हमारे पास और तो कोई ऑप्शन था नहीं। तो हम यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड था वहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे और हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड का और इसकी आप ऑक्सीजन स्टेट निकाल के देख लेना। अब है मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3। अब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो क्या इसकी सिंगल यूनिट बन पाती है, बना सकते हो आप। जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आप कुछ ऐसा फॉर्म करोगे और ये स्टेबल नहीं है 3 डायमेंशनली, तो इसलिए मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 सिंगल यूनिट डिस्क्रीट यूनिट में नहीं एग्जिस्ट कर पाता। ये एक लीनियर चेन में ट्राइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसका स्ट्रक्चर ये है। क्योंकि ये हो गया गलत तो राइट स्ट्रक्चर है ये वाला HPO3 थ्राइस। तो ये एक यूनिट है HPO3 की और ये दूसरी यूनिट है और ये तीसरी यूनिट है। 3 यूनिट्स हैं, 3 फॉस्फोरस आ गए, 3 यहाँ पे एक यूनिट के पास ऑक्सीजन है और हमारे पास 3 यूनिट्स हैं तो 9 ऑक्सीजन होंगे। तो यहाँ पे आप काउंट कर लो, 9 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन होंगे और हमारे पास 3 फॉस्फोरस होंगे और 9 ऑक्सीजन होंगे। इसके कारण हमारे पास अब स्टेबिलिटी का ध्यान रखते हुए हमने ऐसे करना है कि अल्टरनेटिव बॉन्ड आए, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, बीच में ये लीनियर चेन मूव करती रहेगी। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक फिनिश हो गया है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इनमें से कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। जैसे PF5 इज़ नोन बट NF5 इज़ नॉट नोन, तो आपको इसमें सबसे पहले कंपेयर करना होगा फॉस्फोरस और नाइट्रोजन को क्योंकि इन्हीं में डिफरेंस आएगा क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन दोनों में कॉमन है लाइगेंड। दूसरे क्वेश्चन में नाइट्रिक एसिड ब्राउन कलर में क्यों आता है, एयर की प्रेजेंस में क्यों हो जाता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था क्वेश्चन। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो एयर में जाके वो डिकम्पोज हो जाता है जिसके कारण वो ब्राउन कलर में आ जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है H3PO2 एंड H3PO3 एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट वाइल H3PO4 डज नॉट। तो इसमें आपको सबसे पहले काम ये करना होगा तीनों के लिए फॉस्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट निकालना, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था HNO3 नाइट्रोजन के केस में, ऑक्सो एसिड के केस में डिस्कस किया था क्यों वो ऑक्सो एसिड रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पे भी आपको वैसे ही आंसर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NO2 डाइमराइज क्यों होता है N2O फॉर्म बनाने के लिए, तो ये भी हम कर चुके हैं क्योंकि यहाँ पे ओड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो स्टेबल हो जाएंगे अगर वो पेयर अप हो जाएंगे, इसलिए N2O4 बनता है। उसके बाद है नाइट्रोजन और बिस्मथ दोनों ही पेंटाहालाइड क्यों नहीं बनाते बट फॉस्फोरस बनाता है, तो इसका रीज़न नाइट्रोजन के लिए स्मॉल साइज आता है और बिस्मथ के लिए नॉट पेयर इफेक्ट आता है। ये भी आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। और देन सिक्स क्वेश्चन है, ये भी आप सॉल्व कर लेना और लास्ट में PH3 और PH4 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर फिनिश हो गया है। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, share with your friends and press the bell icon to get the notification as soon as I upload the video.